Good afternoon, class. Myself Deepshikha Singh. Welcome to the ज्ञान गंगा कोचिंग. स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. परसों की क्लास में आप लोगों ने 15 क्वेश्चंस का एक सेट था जो टीजीटी और पीजीटी में आया हुआ क्वेश्चंस था, उसको आप लोगों ने सॉल्व किया और मुझे उम्मीद है कि वो सारे क्वेश्चंस का सलूशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा. ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं कुछ प्रश्नों की श्रृंखला. फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भोजन शरीर में निम्न में से कौन सा कार्य करता है. क्वेश्चन क्या है कि भोजन शरीर में निम्न में से कौन सा कार्य करता है. तो सबसे पहले इसको समझने के लिए ये जानेंगे कि भोजन क्या होता है. भोजन क्या होता है? तो भोजन क्या होता है? भोजन वे पदार्थ होते हैं जिसको आप जब कोई भी पदार्थ आप जब ग्रहण करते हैं तो उसके ग्रहण करने के बाद आपको क्या दे, वो आपको ऊर्जा प्रदान करे और आपके शरीर के तंतुओं का निर्माण करे और आपके शारीरिक क्रियाओं के नियंत्रण में सहायता प्रदान करे. वो क्या कहलाता है? भोजन कहलाता है. अगर भोजन से तात्पर्य हम ये नहीं समझ सकते जैसे दिन भर में आप चिप्स खाते हैं और बर्गर पिज्जा वगैरह खाते हैं, वो भोजन नहीं है. क्या जो व्यक्ति कुछ भी खा रहा है क्या उसको हम भोजन मानेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है. भोजन क्या है? भोजन वे पदार्थ है जो आपको ऊर्जा प्रदान करे, जो आपके शरीर का निर्माण करने में सहायक हो तथा आपके शारीरिक नियंत्रण में सहायक हो. ठीक है, वो क्या कहलाता है? भोजन कहलाता है. तो फर्स्ट आपसे पूछा है कि भोजन शरीर में से निम्न में से कौन सा कार्य करता है. आपसे क्या पूछा है? भोजन का कार्य. तो ऑप्शन नंबर 1 है शारीरिक कार्य, बी है सामाजिक कार्य, सी है मनोवैज्ञानिक कार्य और डी है उपरोक्त सभी. भोजन के जब कार्यों की बात आती है तो जो भोजन के कार्य हैं वो मुख्य रूप से 3 तरीके के होते हैं. ये देखिए मैं आपको बताती हूँ. पहला कार्य होता है शारीरिक कार्य. इसको हम बोलते हैं फिजिकल वर्क. ठीक है. दूसरा होता है आपका मनोवैज्ञानिक. ठीक है. और तीसरा क्या है? तीसरा है आपका सामाजिक कार्य. ठीक है. देखिए शारीरिक कार्य क्या होता है? शारीरिक कार्य वो होता है जो आपके भोजन जो है वो शारीरिक कार्य कैसे करेगा, यानी कि आपके जो शरीर का वृद्धि करे, आपके शरीर का जो विकास करे, ऐसा भोजन. तो शारीरिक कार्य में क्या आ जाएगा? आपके शरीर को ऊर्जा प्रदान करना. सबसे पहले क्या आ जाएगा इसमें? शारीरिक कार्य में क्या आ जाएगा? ऊर्जा प्रदान करना. ऊर्जा प्रदान करना. ठीक है. और दूसरा क्या आएगा? दूसरा आएगा आपका शरीर का निर्माण करना, यानी कि बॉडी की बिल्डिंग करना. शरीर का निर्माण. और तीसरा क्या आएगा? रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करना. ठीक है. रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करने का मतलब क्या है? जो आपकी इम्यूनिटी पावर है उसको इंक्रीज करना. जैसे कि कोई भी डिजीज जब आपको हो जाती है तो उससे आप लड़ पाएं. ठीक है. जैसे किसी को क्या होता है, जब जुकाम होता है तो फिर कुछ जो उनके कांटेक्ट में आते हैं उनको भी जुकाम हो जाता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको जल्दी इन्फेक्शन जुकाम का नहीं हो पाता. क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उनकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती है. तो जो भोजन होता है, तो भोजन जो आप करते हैं उसका मुख्य जो शारीरिक कार्य होता है वो क्या होता है? आपको वो एनर्जी प्रोवाइड करे, आपकी बॉडी बिल्डिंग करे और रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करे.
ठीक है, तो शारीरिक कार्य समझ में आ गया आपको। अब एक भोजन कैसे मनोवैज्ञानिक कार्य करता है, यानी भोजन का मनोवैज्ञानिक कार्य क्या होगा। मनोवैज्ञानिक कार्य से मतलब आप क्या समझते हैं, मतलब कि भोजन का मनोवैज्ञानिक कार्य यानी कि आप यहाँ से समझ सकते हैं कि ऐसा भोजन जो आपको मानसिक संतुष्टि प्रदान करे। मानसिक संतुष्टि कैसे देगा, जैसे मान लीजिए कि आप थके हैं, आपका खाना खाने का मन नहीं है, या किसी बात से आप अपसेट हैं तो आप खाना नहीं खाना चाहते, लेकिन जब आप घर आते हैं और आप देखते हैं कि बहुत अच्छे तरीके से जो सब्जी है, मान लीजिए सब्जी या दाल ले लीजिए आप, उसका अपीयरेंस यानी देखने में वो कैसा लग रहा है, जब वो अच्छे, उसका कलर अच्छा होता है, उसकी स्मेल अच्छी होती है, तो आपका नहीं भी मन होता है तो आप कहते हैं अच्छा एक बाइट ले ही लेते हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है, वो दिखने में आपको संतुष्टि प्रदान करता है। अभी अगर थाली में हम सारी चीज़ें बहुत डेकोरेटिव वे में रखे हों, दाल रखे हों, सब्जी रखे हों और रोटी वगैरह रखे हैं, चावल रखे हैं, सैलेड रखे हैं, अचार रखे हैं, तो जब व्यवस्थित थाली मिलती है किसी को भी, तो जिसका नहीं भी खाने का मन होता है, मान लीजिए किसी चीज़ से अपसेट है वो व्यक्ति, या फिर दुखी है, कुछ भी हो सकता है, या खाना खाने का उसका मूड नहीं है, तो उसको देखने के बावजूद भी उसका क्या होता है, भोजन करने का यानी खाना खाने की इच्छा प्रकट हो जाती है। तो ऐसा भोजन करने के बाद आपको क्या होगा, आप बोलेंगे वाह खाना क्या बना है। तो इसको पहले बार देखते ही आपको एक तो मेंटल सेटिस्फैक्शन हो जाएगा, जैसे ही आप भोजन को ग्रहण कर लेंगे, ग्रहण करने के बावजूद भी आपको क्या आएगा, एक मानसिक संतुष्टि उत्पन्न होगी। तो ऐसा भोजन जो आपको मानसिक तौर पे संतुष्टि प्रदान करे वो क्या कहलाता है, मनोवैज्ञानिक कार्य भोजन का कहलाता है, ठीक है। इसमें आपका ये मैं लिख देती हूँ, मानसिक संतुष्टि प्रदान करता है यानी मेंटल सेटिस्फैक्शन। ठीक है, मानसिक संतुष्टि प्रदान करेगा आपको ये। फिर आपके बात आती है सामाजिक कार्य की। भोजन का सामाजिक कार्य कैसे हो सकता है, क्या भोजन एक सामाजिक कार्य की भूमिका भी अदा करता है? हाँ बिल्कुल करता है। देखिए कैसे करेगा, जैसे मान लीजिए आपके घर में कोई पार्टी है, आपने किसी पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन किया है, या आपके घर में या कुछ भी मान लीजिए कोई भी सेरेमनी है, आपने इन्वाइट किया है, तो आपने पर्टिकुलर क्या होता है कि जब आप इन्वाइट करते हैं तो लोग आपके यहाँ आते हैं, आपके कजन्स और रिलेटिव्स, फ्रेंड्स सब आते हैं, तो आपस में सब एक साथ बैठ करके, जब आपस में सब एक साथ बैठ करके क्या करते हैं, बातचीत करते हैं और एक साथ बैठ करके भोजन ग्रहण करते हैं, तो उससे क्या होता है, उससे आपस का जो प्रेम होता है एक दूसरे का वो बढ़ता है, सहानुभूति उत्पन्न होती है और मित्रता का व्यवहार भी बढ़ता है। और क्या होता है, और इसका और एक और भी चीज़ होता है, जैसे मान लीजिए आपके कुछ फ्रेंड्स हैं जो साउथ इंडियन है और आपने अपने घर बुलाया है उनको, और आपने उनके यहाँ की कोई चीज़, कोई डिश जो है अपने मेन्यू में शामिल किया है, जैसे मान लीजिए आपने सांभर रख दिया, इडली रख दिया, बड़ा रख दिया, ठीक है, रसम वगैरह रख दिया, तो इससे क्या होगा, वो जब आएंगे देखेंगे तो आपको, मतलब आपने क्या किया, आपने उनके कल्चर को भी एडॉप्ट किया ना, उनकी चीज़ों को भी सीखा, तो इससे क्या होता है, एक दूसरे की चीज़ों को सीखने से, मतलब हमारे यहाँ का ये भोजन है, हमारे यहाँ का ये भोजन फेमस है, आपके यहाँ का ये फूड फेमस है, तो इससे क्या होता है, एक दूसरे लोग जो भी आते हैं उनके बीच में एक कांटेक्ट बनता है, ठीक है, फ्रेंडशिप का नेचर बनता है, सहानुभूति होती है, ठीक है, सहयोग की भावना का विकास होता है। तो इस तरीके से जो भोजन होता है वो आपके सामाजिक कार्य में भी एक भूमिका अदा करता है, ठीक है। सहानुभूति हो गई और मित्रता का व्यवहार हो गया। ठीक है, तो आप यहाँ क्या समझे भोजन से, फिर भोजन से ये समझ में आया कि वो पदार्थ एक ऐसा पदार्थ जिसको ग्रहण करने के पश्चात आपको क्या मिले, आपको ऊर्जा प्रदान करे, आपके शरीर का निर्माण करे और रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करे, वो शारीरिक कार्य है। जो आपको मानसिक संतुष्टि प्रदान करे वो क्या है, वो मनोवैज्ञानिक कार्य है।
और जो आपको आपके लोगों के बीच में, दोस्तों के बीच में और भी मान लीजिए पड़ोसी, कुछ भी आप मान सकते हैं, इस तरीके के लोगों के बीच में एक सामाजिक व्यवहार उत्पन्न करे, सहानुभूति उत्पन्न करे, मित्रता का व्यवहार उत्पन्न करे, वो क्या कहलाएगा? सामाजिक कार्य कहलाएगा। तो इस प्रकार इसका आंसर क्या हुआ? शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक, ये तीनों ही आएगा। तो आंसर हो गया आपका उपरोक्त सभी। अब देखिए क्वेश्चंस घुमा के कैसे भी आए, आपसे ऐसे भी पूछ ले कि जो भोजन को मानसिक संतुष्टि प्रदान करता है वो क्या कहलाता है, तो वो मानसिक हो गया। किसी भी तरीके से क्वेश्चन को घुमा के पूछता है और भोजन के कार्य से संबंधित है, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि आप लोग नहीं बता पाएंगे। ठीक है, तो आपको क्लियर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से फुलवारी के प्रकार हैं, फुलवारी नहीं, यहाँ पे फुलकारी होगा, फुलकारी के प्रकार हैं। ठीक है, फुलकारी के क्या प्रकार हैं? ठीक है, तो जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आए, सबसे पहले आप पूछिए, क्वेश्चन आपसे पूछ क्या रहा है? आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे फुलकारी के बारे में पूछ रहा है कि जो फुलकारी होती है वो क्या होती है। तो बेटा सबसे पहले आप ये जानिए कि जो फुलकारी होती है ये एक परंपरागत कढ़ाई होती है। फुलकारी क्या है? फुलकारी एक परंपरागत कढ़ाई है या पारंपरिक कढ़ाई है, पारंपरिक कढ़ाई है। ठीक है ना, फुलकारी क्या है? एक पारंपरिक कढ़ाई है जो कहाँ की प्रसिद्ध है? फुलकारी कहाँ की प्रसिद्ध मानी जाती है? पंजाब की। ठीक है, फुलकारी कहाँ की प्रसिद्ध है? पंजाब की। ठीक है, और ये पंजाब की फुलकारी जो है आपकी, वो पंजाब की प्रसिद्ध है। लेकिन ये अभी यहाँ तक तो ये किस कपड़े पे की जाती है? ये आपके खद्दर के कपड़े पे की जाती है। खद्दर का कपड़ा कैसा होता है? आपके कॉटन के कपड़े की तरह सॉफ्ट नहीं होता, या फिर आप ये कह लें कॉटन का कपड़ा आपका मुलायम होता है, लेकिन खद्दर का जो कपड़ा होता है वो मोटा होता है। सफेद आप ये मान लें खद्दर के कपड़े पे होता है जो थोड़ा मोटा होता है। ठीक है, अब आपसे ये हो गया कि फुलकारी क्या है। फुलकारी एक पारंपरिक कढ़ाई है जो कि पंजाब की है, और ये किस कपड़े पे होती है? खद्दर के कपड़े पे होती है, जो कैसी होती है? जो मोटी होती है। ठीक है, और इस पे किस तरीके की डिजाइन बनाई जाती है? तो आप ये बोलेंगे इसमें ज्यामिति यानी ज्योमेट्रिकल शेप में जो डिजाइन होती है, जैसे कि रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर्स हो गए, इसके शेप में आपका बनता है। ठीक है, ज्यामिति डिजाइन इसमें बनाई जाती है। ज्यामिति डिजाइन बनाई जाती है। ठीक है, और इसमें कौन से टाके का यूज करता है? देखिए क्वेश्चन आपसे क्यों मैं इतना डिटेल में बता रही हूँ, क्योंकि इसमें से कुछ भी आपसे पूछ सकता है। आपसे ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है कि फुलकारी किस कपड़े पे की जाती है। ऑप्शन में बहुत से दे देगा, कॉटन दे देगा, आपका लिनन का कपड़ा दे देगा, कैसमेंट का कपड़ा दे देगा, खद्दर दे देगा। तो आप वहां पे क्या बताना है? आपको बताना है कि ये खद्दर के कपड़े पर की जाती है। ठीक है ना, तो अभी मैंने आपको क्या बताया? फुलकारी क्या है? एक पारंपरिक कढ़ाई है जो पंजाब की है, जो खद्दर के मोटे कपड़े पर होती है। इसमें ज्यामिति डिजाइन बनाया जाता है। और कौन कौन से स्टिचेस करते हैं, कौन कौन से टाके का प्रयोग करते हैं हम लोग? जब टाकों की बात आएगी तो इसमें जो टाके प्रयोग में आते हैं वो है आपका रनिंग टाका एंड चेन स्टिच। रनिंग एंड चेन स्टिच। ठीक है ना, रनिंग स्टिच की जाती है इसमें और चेन स्टिच की जाती है। ठीक है, और ये तो हो गया आपका फुलकारी के बारे में विस्तृत जानकारी हो गई कि फुलकारी क्या है। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है? पूछा है कि फुलकारी के प्रकार बताइए। तो आपको जानना होगा कि फुलकारी के कौन कौन से प्रकार होते हैं। ठीक है,
अब इधर हम प्रकार बताएंगे आपको कि फुलकारी के कौन कौन से प्रकार होते हैं। सबसे पहले होता है चोप, फिर क्या होता है सूभर, ठीक है, चोप हो गया, सूभर हो गया, तिलपत्रा, और क्या होता है नीलक, और क्या होता है शालू। देखिए जो चोप है, चोप क्या होता है, चोप जो होता है मतलब जो नानी होती है, पंजाब, ये स्पेशली पंजाब का ट्रेडिशन है, जो नानी होती है अपनी नतनी को ये चोप के जो दुपट्टा होता है वो गिफ्ट करती हैं, ठीक है। जो नानी, नानी यानी नतनी, आप मतलब समझ रहे हैं, यानी आपकी जो नानी है वो आपको दुपट्टा गिफ्ट करेंगी, वो क्या कहलाता है पंजाब में, चोप के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नानी अपनी नतनी को दुपट्टा देती है, नानी नतनी को दुपट्टा जो देती हैं वो क्या कहलाता है, वो आपका कहलाता है चोप, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या दिया है सूभर। सूभर क्या होता है, सूभर वो होता है जो माँ होती है अपनी बेटी को विशेष अवसर पर, यानी उसकी शादी पर हो गया या किसी संस्कार पर, अब माँ जो है अपनी बेटी को वो दुपट्टा देती है, ठीक है। और उस दुपट्टे में ब्लैक ब्लैक डॉट्स लगा करके ब्लैक काले धागे से कढ़ाई की जाती है, जो इस बात का प्रतीक होता है कि उसको मतलब ये मतलब है कि वो किसी की नजर ना लगे, एक तरीके से माँ इसीलिए अपनी बेटी को देती है, उसकी शादी में भी दे सकती है और या फिर विशेष अवसर पे भी दे सकती है, ठीक है। तो सूभर क्या है, माँ जो अपनी बेटी को दुपट्टा देती है वो सूभर कहलाता है, जो कहाँ का है, पंजाब का है, और कढ़ाई फुलकारी ही होगी उसमें। माँ अपनी बेटी को देती है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है तिलपत्रा। तिलपत्रा क्या होता है, तिलपत्रा वो होता है जिसमें जो गृह स्वामिनी होती है, यानी कि जो आपके घर की मेन मुखिया हैं, गृह स्वामिनी जो हैं, वो क्या करती हैं, जो आपके काम करने वाले नौकर जो होते हैं उनको उपहार स्वरूप में वो देती हैं, दुपट्टा या कुछ भी आप कह लें, दुपट्टा कह लें, सूट कह लें, वो देती हैं। कौन देता है, घर की गृह स्वामिनी, किसको देती हैं, घर की नौकरानी यानी काम करने वाली को देती हैं, ठीक है। वो क्या कहलाता है, तिलपत्रा कहलाता है। घर की स्वामिनी नौकर को देती हैं, ठीक है ना। घर की जो स्वामिनी है किसको देती है, नौकर को देती हैं। अब नीलक, नीलक क्या होता है, नीलक जो होता है वो नीले रंग के कपड़े पर जो फुलकारी करी जाती है उसको क्या कहते हैं, नीलक कहते हैं, यानी नीले रंग के कपड़े पे जो फुलकारी बनाई जाती है ये नीलक कहलाती है। और ये जो नीलक होता है ये उच्च क्वालिटी का नहीं होता है, ठीक है। उच्च क्वालिटी में अगर बात करें हम, जिसकी क्वालिटी बहुत अच्छी मानी जाती है, वो आपकी चोप और सूभर की कहलाती है, ठीक है ना। तो नीलक क्या हुआ, ये नीले रंग के कपड़े पे की जाती है, ठीक है। अब क्या बचा, शालू। शालू क्या होता है, शालू जो है पंजाब का एक स्टॉल है, ठीक है। स्टॉल यानी जो रुमाल से थोड़ा बड़ा और दुपट्टे से थोड़ा छोटा होता है वो स्टॉल कहलाता है, ठीक है। ये भी पंजाब का ही है, लेकिन वहाँ का जो स्टॉल होता है उस पर भी फुलकारी की कढ़ाई होती है, उसको हम किस नाम से जानते हैं, शालू के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये एक स्टॉल होता है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, क्या समझे, एक बार फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से लर्न हो जाए। फुलकारी, फुलकारी क्या है, एक पारंपरिक कढ़ाई है, वो जो कहाँ की है, जो पंजाब की है,
और किस कपड़े पे की जाती है ये खद्दर के कपड़े पे की जाती है। ज्यामितीय डिजाइन बनाई जाती है। कौन से टाकों का प्रयोग किया जाता है? इसमें रनिंग टाकों का यूज किया जाता है और चेन स्टिच का यूज किया जाता है। ठीक है, खद्दर का कपड़ा कैसा होता है? मोटा होता है। ठीक है, और कौन इसके प्रकार क्या क्या, फुलकारी के क्या क्या प्रकार हैं? चोप, सूभर, तिलपत्रा आपका और नीलक और क्या? शालू। चोप क्या होता है? चोप वो होता है ऐसा दुपट्टा जो नानी अपनी नतनी को गिफ्ट करती हैं। सूभर क्या होता है? सूभर वो होता है जो माँ अपनी बेटी को देती है। और तिलपत्रा जो घर की गृह स्वामिनी होती हैं, वो आपके यहाँ जो काम करने वाले होते हैं या जो नौकर होते हैं उनको गिफ्ट करते हैं, उसको तिलपत्रा कहा जाता है। और फिर क्या बचा आपका? नीलक। नीलक क्या कहलाता है? नीलक नीले रंग के कपड़े पर किया जाता है। नीले रंग के कपड़े पे जो फुलकारी बनाई जाती है वो नीलक कहलाती है। शालू क्या होता है? शालू एक रुमाल एक स्कार्फ होता है या स्टॉल होता है जो कि दुपट्टे से थोड़ा छोटा और आपके रुमाल से थोड़ा बड़ा होता है। उस पर जो फुलकारी करी जाती है वो क्या कहलाती है? वो शालू के नाम से जानी जाती है। ठीक है, तो ये तो हो गई आपकी फुलकारी। अब इससे मतलब जितना मैंने आपको बताया है इसके आधार पे आप आंसर तो बहुत अच्छे से कर सकते हैं कि मैम तब तो फुलकारी में चोप आ गया, तिलपत्रा आ गया और शालू आ गया। ठीक है, लेकिन ये तो आपको आंसर तो पता चल गया कि आंसर ABC होगा। ठीक है, लेकिन ये जो बैटर है, ये बैटर क्या होता है इसके बारे में आपको बताऊंगी। जो बैटर है, बैटर को हम लोग बैटन के भी नाम से जानते हैं। ये कहाँ का प्रसिद्ध है? ये बंगाल का प्रसिद्ध है। ये बंगाल का प्रसिद्ध है। इसमें कौन सी कढ़ाई करी जाती है? कांथा कढ़ाई करी जाती है। ठीक है, इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? जैसे कि कोई बहुत ही बहुमूल्य सामान होता है, कीमती सामान होता है, उसको ढकने के लिए क्या करते हैं? बैटन का यूज करते हैं। जैसे कि मान लीजिए रामायण हो गया, कुरान हो गया, बाइबल हो गया, इस तरीके की चीजों को ढकने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? बैटन का यूज करते हैं। मतलब उसको बैटन के नाम से जानते हैं, जिस पर कि आपका कांथा की कढ़ाई की जाती है, जो कि बंगाल की प्रसिद्धि के कारण जाना जाता है। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को? आगे बढ़े। बैटन, बैटन के बाद क्या दिया हुआ है? दुर्जनी। दुर्जनी क्या होता है? दुर्जनी भी आपका बंगाल का ही है। दुर्जनी कहाँ का प्रसिद्ध है? बंगाल का है। इसमें भी कौन सी कढ़ाई करी जाती है? कांथा कढ़ाई करी जाती है। और इसका ये क्या होता है? जो दुर्जनी होती है एक प्रकार का थैला होता है। ठीक है, इसमें आप कुछ भी सामान रख सकते हैं। ठीक है, दुर्जनी क्या है? एक थैला है। ठीक है, तो अभी मान लीजिए अगर पेपर में आपसे पूछता है, बंगाल के प्रसिद्धि की बात करता है, तो आपको दो नाम तो बिल्कुल याद ही हो गए हैं, एक बैटर और दूसरा दुर्जनी, जो कि बंगाल की प्रसिद्धि की पारंपरिक कढ़ाइयां हैं, जिसमें कांथा की कढ़ाई की जाती है। ठीक है, क्लियर हो गया ये? दूसरे क्वेश्चन पे पढ़े। चलिए आइए दूसरे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि गृह व्यवस्था के निर्धारक हैं, मतलब गृह व्यवस्था के निर्धारक तत्व इसमें से कौन कौन से हैं। ठीक है, क्या पूछा आपसे? गृह व्यवस्था और निर्धारक। देखिए, गृह व्यवस्था, गृह व्यवस्था क्या है? गृह व्यवस्था जो होता है, गृह मतलब घर और व्यवस्था मतलब जहां पर आप सब कुछ प्लानिंगफुल तरीके से आयोजन, नियोजन, मूल्यांकन, इन तरीकों से जिस कार्यों को आप पूर्ण करते हैं, व्यवस्थित तरीके से जो करते हैं, वो आपके मतलब आपके घर की व्यवस्था से संबंधित गृह व्यवस्था से है। ठीक है ना? तो गृह व्यवस्था के निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं? चलिए आइए देखते हैं ऑप्शंस पे। ऑप्शंस क्या दिया है? आयोजन, नियंत्रण एवं मूल्यांकन। दूसरा क्या दिया हुआ है? मूल्य, लक्ष्य एवं स्तर।
नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, मानवीय और अमानवीय साधन, और डी क्या दिया हुआ है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आयोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन ये क्या है, ये आपके गृह व्यवस्था के चरण हैं। गृह व्यवस्था के चरण, ठीक है। आयोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन क्या है, गृह व्यवस्था का चरण है। आयोजन क्या है, एक किसी भी जब कोई भी कार्य को आप उद्देश्यपूर्ण तरीके से करते हैं तो वो आयोजन कहलाता है। नियंत्रण क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई भी काम आप कर रहे हैं और उसमें आपको मान लीजिए अचानक से कोई प्रॉब्लम आ गई, जैसे मान लीजिए आपने एक पार्टी ऑर्गेनाइज करी, तो पार्टी जब आपने ऑर्गेनाइज करी तो आपने ये प्लान किया हुआ था कि आप दूध की खीर बनवाएंगे, लेकिन अचानक एन समय मान लीजिए दूध अगर फट जाता है तो आप क्या करेंगे, आपको उस परिस्थिति को कंट्रोल करना पड़ेगा। तो उस परिस्थिति को कंट्रोल करने के लिए जो दूध है उसका आप उसको जला के खोए की मिठाई भी बना सकते हैं, उसका आपने प्रयोग कर लिया तो वो क्या हो गया, एन वक्त पर मतलब जो सिचुएशन आई, जो समस्या आई, उस परिस्थिति से उस परिस्थिति को आपने कंट्रोल कर लिया, नियंत्रित कर लिया, तो वो क्या कहलाता है, आपका नियंत्रण कहलाता है। ठीक है। मूल्यांकन, मूल्यांकन जो किसी भी कार्य की सफलता और विफलता को मापने की एक इकाई है, मतलब जो कोई भी कार्य आप जो कर रहे हैं उसमें आप कितने हद तक सफल हुए हैं और अगर असफल है तो उसका क्या कारण है, ये क्या करता है, ये काम पता करता है मूल्यांकन। ठीक है। जैसे आप टीजीटी पीएचडी का पेपर देंगे, उसमें कितने नंबर आप स्कोर करते हैं, तो आप अगर सक्सेस हुए हैं तो कितने मतलब सक्सेस हुए हैं तो उसका प्रतिशत क्या है, और अगर अनसक्सेस हुए तो उसका प्रतिशत क्या है। ठीक है। दोनों के बीच को जो पता लगाता है वो क्या कहलाता है, मूल्यांकन कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, मूल्य, लक्ष्य एवं स्तर। मूल्य, लक्ष्य एवं स्तर ये क्या कहलाता है, ये आपका गृह व्यवस्था का गृह व्यवस्था के प्रेरक तत्व है। प्रेरक तत्व कह लीजिए या उत्प्रेरक तत्व कह लीजिए। ठीक है। ये आपके गृह व्यवस्था के क्या कहलाते हैं, प्रेरक तत्व या उत्प्रेरक तत्व। ठीक है। देखिए ये क्या करते हैं, अब देखिए प्रेरक तत्व यानी कि ये आपको कोई भी काम करने के लिए मोटिवेट करते हैं। अगर मूल्य, लक्ष्य और स्तर ना हो तो आप किसी भी कार्य मतलब अपने गृह व्यवस्था के कार्यों को करने के लिए ना तो आप इतने उन्मुख होंगे और ना ही आप उसको बहुत अच्छे तरीके से पूर्ण कर पाएंगे। तो ये क्या है, प्रेरक तत्व है। जैसे कि ये आप ऐसे समझ लें, जैसे कि मान लीजिए आप क्लास करने आ रहे हैं, बोल रहे हैं और आपसे कोई चीज़ अगर मैं बोलूँ नहीं बेटा आपसे ये बिल्कुल ये काम हो सकता है, केवल आप ही तो कर सकते हो, आप बिल्कुल कर सकते हो, आप बिल्कुल हताश मत हो, निराश मत हो, आपसे ये काम निश्चित होगा। बस आप अच्छे से मेहनत करो, डेली आओ, मुझसे क्लासेस लो, नोट्स पढ़ो, मेहनत करो, क्यों नहीं होगा, होगा, निश्चित होगा। आपको अपनी एक सीट लेनी है तो ये क्या कर रही हूँ मैं, आपको मोटिवेट कर रही हूँ ना, तो मैं आपके लिए उत्प्रेरक हुई कि नहीं हुई। ठीक है। आपके लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हुई ना उत्प्रेरक। तो वही जो आपके गृह व्यवस्था तक के गृह व्यवस्था के जो तत्व होते हैं, गृह व्यवस्था के जो चरण होते हैं, उन तक पहुंचने के लिए इन तत्वों से होकर गुजरना होता है, मूल, लक्ष्य एवं स्तर। इसको आप गृह व्यवस्था के प्रेरक तत्व भी कह सकते हैं, उत्प्रेरक तत्व भी कह सकते हैं या निर्धारक तत्व भी कह सकते हैं। तो आंसर तो आपका सीधे सीधे यहाँ से समझ में आ गया कि मैम जो निर्धारक तत्व की बात कर रहा है तो मूल, लक्ष्य व स्तर क्या हुआ, ये आपके निर्धारक तत्व हुए। ठीक है ना, ये आंसर। लेकिन आगे हमें ये भी जानना है कि ऑप्शन क्या है, क्योंकि इसकी बेसिस पे आपके क्वेश्चंस भी बनते हैं। जैसे नेक्स्ट दिया है मानवीय एवं अमानवीय साधन। मानवीय व अमानवीय साधन क्या है, ये संसाधन कहलाते हैं। संसाधन क्या होते हैं, जो आपको अपने उद्देश्य तक पहुंचाने में सहायता करते हैं, हेल्प करते हैं, एक तरीके से ये टूल्स कहलाएंगे। ठीक है। तो ये संसाधन कितने तरीके के होते हैं, ये जो संसाधन होते हैं ये दो तरीके के होते हैं। एक होता है मानवीय और दूसरा क्या कहलाता है, अमानवीय। ठीक है।
मानवीय साधन और अमानवीय साधन क्या होते हैं? देखिए, मानवीय साधन वो साधन होता है जो आपके अंदर निहित होता है, जो अंतर्निहित है, मतलब जिसे कोई छू नहीं सकता। जैसे कि मैं कैसा पढ़ाती हूँ ये, और आपकी ऑनेस्टी हो गई, क्या इसको कोई छू सकता है? नहीं छू सकता ना। ये तो आप क्या करते हैं, केवल फील कर सकते हैं, देख सकते हैं, अच्छा मैम अच्छा पढ़ा रही है या मैम बुरा पढ़ा रही है, जो भी वो तो आपकी बात है, आप कैसा फील कर रहे हैं, कैसा समझ रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये आपकी फीलिंग है, लेकिन जो मेरे अंदर चीजें हैं वो सिर्फ मैं ही जानती हूँ उसको, और आप उसको क्या कर, उसको मुझे तक भी बताना है, तो आप मुझे छू कर नहीं बता सकते हैं, उस चीज को फील कर, उसको केवल आप फील करेंगे, महसूस करके बता सकते हैं। तो जो चीजें आपके अंदर निहित हैं वो क्या कहलाती हैं आपकी, वो कहलाती हैं मानवीय साधन कहलाते हैं, ठीक है ना। और अमानवीय साधन क्या हुआ, अमानवीय साधन जो होता है जिसको हम छू सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि ये ब्लैक बोर्ड हो गया, बुक हो गया, कॉपी किताब हो गया, पेन हो गए, ठीक है ना, ये हो गया आपका अमानवीय साधन, ठीक है। तो मानवीय और अमानवीय साधन आपको अच्छे समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट आपका उपयुक्त में से कोई नहीं दिया है। इस प्रकार गृह व्यवस्था के निर्धारक तत्व की बात अगर करेगा तो आपका आंसर आएगा मूल, लक्ष्य एवं स्तर, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन देखिए यहाँ पे पूछ ले कि संसाधन क्या है, तो आप टिक लगा सकते हैं मानवीय और अमानवीय साधन है। मानवीय साधन में जैसे आपकी योग्यता हो गई, आपका ज्ञान हो गया, ये सब क्या हो गया, मानवीय हो गया। अमानवीय साधन जिसका प्रयोग जैसे सब लोग का, जैसे कि कोई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो गया या पार्क हो गया, ठीक है, तो ये सब क्या हो गया, ये अमानवीय हो गया, ठीक है। इसको आप छू सकते हैं, देख सकते हैं, देख तो आप मानवीय को भी सकते हैं, लेकिन आप उसे छू नहीं सकते क्योंकि वो आपके अंदर निहित होता है, अंतर्निहित है, ठीक है। जैसे आपकी ऑनेस्टी, ठीक है ना, आपकी स्किल्स, कौशल जिसको बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। कौन सा लक्ष्य का प्रकार नहीं है? जब भी बात आएगी लक्ष्य के प्रकार की, तो लक्ष्य क्या होता है, सबसे पहले आप ये जानिए, लक्ष्य यानी गोल। लक्ष्य क्या होता है, लक्ष्य वो साधन है जिनको प्राप्त करने हेतु प्रत्येक व्यक्ति सदैव क्या करता रहता है, प्रयास करता रहता है। यानी लक्ष्य वे साधन है जिसको प्राप्त करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति प्रयास करने लगता है। जैसे कि आपका क्या लक्ष्य है, आपका ये लक्ष्य है कि आपको टीजीटी की एक सीट तो लेनी ही लेनी है, ठीक है ना, उसको एग्जाम को क्वालिफाई करके आपको अपनी एक सीट लेनी है, ये आपका क्या है, लक्ष्य है। अगर पहले देखिए, कोई भी चीज का जब तक लक्ष्य नहीं होता तब तक हम उस तक पहुंच नहीं सकते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया कि लक्ष्य क्या है, लक्ष्य एक ऐसा साधन है जो किसी भी उसको प्राप्त करने के लिए वो अपना 100% देता है, जितना हो सकता है अपना संपूर्ण लगाता है, ऐसा करता है ना। अभी आपको मान लीजिए टीजीटी पीजीटी अगर नहीं करना हो तो आप मेरी बात क्यों सुनेंगे, आपको टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी क्लियर नहीं करनी है, आपको टीजीटी पीजीटी का एग्जाम नहीं देना है, तो आप मेरी बात सुनेंगे नहीं ना। तब तो कहेंगे अभी अब इसका कोई मतलब नहीं है, ना हमारे सिलेबस से रिलेटेड है, ना हमें इसके एग्जाम देना है, ना कंपटीशन क्वालिफाई करना है, तो हम क्यों बैठ के सुने मैम की बात, और हम क्यों पढ़े। आपका लक्ष्य है इसलिए आप बैठ के सुन रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, कोचिंग आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपका लक्ष्य हो गया, ठीक ना। तो ये लक्ष्य तो आपको समझ में आया होगा। अब कुछ लक्ष्य के प्रकार होते हैं। देखिए, सबसे पहला क्या, लक्ष्य के वैसे तो 3 प्रकार होते हैं। एक होता है आपका दीर्घकालीन लक्ष्य। दीर्घकालीन लक्ष्य का मतलब होता है लॉन्ग टर्म गोल्स, यानी वो लक्ष्य जिसको प्राप्त करने के लिए आपको लंबा समय लगता है। यानी कि आप ये समझ लीजिए कि लंबे समय के लिए जब आप कुछ प्लान करते हैं, लंबे समय के लिए जब आप कुछ आयोजित करते हैं, तो वो आपका दीर्घकालीन लक्ष्य होता है, ठीक है। ये कब तक चलता है, ये लंबे समय तक चलता है। लंबे समय तक, ठीक है। जैसे कि ऑप्शन, जैसे मैं आपको समझाती हूँ, जैसे कि एक पेरेंट्स सोचते हैं कि उनका बच्चा डॉक्टर बनेगा, तो डॉक्टर बनाने के लिए वो क्या करते हैं, डॉक्टर बनाने के लिए बच्चे को बचपन से ही उसकी पढ़ाई पे
फोकस करते हैं कि अब मुझे इसको बायो ग्रुप में भेजना है, इसकी बायो अच्छी होनी चाहिए, बायो पे स्पेशल कमांड होनी चाहिए, पढ़ाते हैं, स्पेशल ट्यूशन लगवाते हैं, करते हैं। और जो अर्निंग की चीज़ होती है, जैसे कि जो खर्च आएगा पैसे का, उसको वो क्या करते हैं, बच्चा जब छोटा होता है तभी से बचत करना शुरू कर देते हैं। कैसे बचत करना शुरू कर देते हैं कि मैं अभी से पैसा जब कलेक्ट करूंगा तभी इसके मेडिकल की पढ़ाई में ये काम आएगा। तो क्या होता है, ये एक लॉन्ग टर्म गोल्स होता है जो कि एक लंबे समय में ही पूर्ण हो पाता है। ठीक है, अब सोचिए बच्चा पैदा हुआ तब से लेके वो स्कूल गया, कॉलेज जाएगा, कॉलेज एग्जाम देगा, उसके बाद नीट का एग्जाम देगा, फिर उसका सिलेक्शन प्रोसीजर होगा, तब जा करके उसको मेडिकल में कहीं एडमिशन मिलेगा। तो उसके लिए गार्जियन क्या कर रहे हैं, शुरू से उस बच्चे के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, उसके लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, उनको अच्छी से अच्छी कोचिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, पर्टिकुलर जिस सब्जेक्ट से, मेडिकल बैकग्राउंड से मेडिकल चीज़ों को अचीव करने के लिए, मेडिकल बैकग्राउंड में जाने के लिए बायोलॉजी पर अधिकतर जोर दे रहे हैं, ये क्या कहलाता है, आपका दीर्घकालीन लक्ष्य कहलाता है। ठीक है, दूसरा क्या है, लघुकालीन लक्ष्य। लघुकालीन जो लक्ष्य होता है ये आपका थोड़े समय के लिए होता है। जैसे कि आपका मान लीजिए आपको यही एग्जाम देना है, चलिए इसी का एग्जाम्पल ले लेते हैं, टीजीटी के लिए। जैसे ही आपकी परीक्षा पूर्ण हुई, आप अपनी सीटें पा चुके, वैसे ही ये आपका लक्ष्य पूर्ण हो जाएगा। ठीक है, जो थोड़े समय के लिए होता है वो क्या कहलाता है, आपका लघुकालीन लक्ष्य होता है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज है, जो लघुकालीन लक्ष्य होता है ये दीर्घकालीन लक्ष्य पे आधारित होता है। जैसे मान लीजिए इस छोटी चीज को जब तक आप अचीव नहीं करेंगे तब तक आप उस बड़ी चीज को पा नहीं सकते हैं। ठीक है ना, तो लघुकालीन लक्ष्य क्या होता है, लघुकालीन लक्ष्य वो होता है जो थोड़े समय के लिए होता है, जैसे ही उसकी प्राप्ति हो जाती है वो वहीं खत्म हो जाता है। ठीक है, वो लक्ष्य वहीं खत्म हो जाता है, ये थोड़े समय के लिए होता है। नेक्स्ट है आपका सार्वभौमिक लक्ष्य, यानी कि यूनिवर्सल गोल। सार्वभौमिक लक्ष्य जो है ये आपके मतलब गृह प्रबंध में जो लक्ष्य है, लक्ष्य क्या है आपका, लक्ष्य एक निर्धारक तत्व है, प्रेरक तत्व है और उत्प्रेरक तत्व है गृह व्यवस्था का। तो जो सार्वभौमिक लक्ष्य होता है उसके प्रकारों में से एक नहीं है। ठीक है ना, सार्वभौमिक लक्ष्य यानी यूनिवर्सल आपका गोल होता है, जिसमें मतलब हम लोग सभी लोग लेके चलते हैं। जैसे कि हमारा लक्ष्य है कि हमें भारत को प्रदूषण मुक्त बनाना है, तो हम पॉलिथीन पे बैन लगाना, जगह जगह पेड़ पौधे वृक्षारोपण करना, ठीक है, गंगा को प्रदूषित ना करना, तो ये काम पर्टिकुलर सब लोग मिलके करेंगे ना, ये किसी एक व्यक्ति का तो लक्ष्य हुआ नहीं, ये तो सबका लक्ष्य हुआ। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सार्वभौमिक लक्ष्य, यानी कि यूनिवर्सल गोल, जो कि आपका व्यवस्था का पार्ट नहीं है। तो इस प्रकार से जो सार्वभौमिक लक्ष्य है ये आपके लक्ष्य का प्रकार नहीं है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्या है, मध्यवर्ती लक्ष्य। देखिए जो मध्यवर्ती लक्ष्य होता है ये स्वतः ही पूर्ण हो जाता है, मतलब इसको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे कि आपको मार्केट जाना है, ठीक है, आपको मार्केट जाना है ड्रेस लेने के लिए, ठीक है, तो आपने कैब बुक किया, टैक्सी बुक की, जिस भी तरीके से आप गए वहां तक, तो वहां तक जाने के लिए आपने जो टैक्सी बुक की और या रिक्शा बुक किया, आप वहां पहुंच गए, तो वहां तक जाने के लिए आपका काम क्या हुआ, स्वतः ही हो गया ना, इसके लिए बहुत ज्यादा प्रयास तो करना नहीं पड़ा। तो आपको अपने आप का ये लक्ष्य था कि हमें वहां जाकर ड्रेस लेना है, तो ड्रेस लेने के लिए जो आप यहाँ अपने घर से लेकर मॉल तक जाते हैं टैक्सी बुक करके, वो क्या होगा, वो स्वतः ही पूर्ण हो जाएगा। तो ये क्या कहलाएगा, आपका मध्यवर्ती लक्ष्य, यानी ऐसा लक्ष्य जो स्वतः ही पूर्ण हो जाता है, अपने आप पूर्ण हो जाता है, वो क्या कहलाता है, मध्यवर्ती लक्ष्य कहलाता है, जो स्वतः पूर्ण हो जाए। ठीक है, तो लक्ष्य का प्रकार कौन कौन सा हुआ, दीर्घकालीन लक्ष्य, लघुकालीन लक्ष्य और मध्यवर्ती लक्ष्य। सार्वभौमिक लक्ष्य लक्ष्य है पर गृह व्यवस्था में लक्ष्य का प्रकार नहीं है। ठीक है ना, तो सार्वभौमिक लक्ष्य आपका आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं।
क्वेश्चन आपसे पूछा है, डैश एक अवांछित भावना है कि अन्य लोग आपको हानि पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। मतलब ये डैश जो रिक्त स्थान है वहां पे आपको लिखना है कि ऐसी कौन सी भावना है या एक अवांछित भावना है जिसमें आपको ये फील होता है कि आपको कोई और नुकसान पहुंचाना चाहता है। ठीक है, तो ऑप्शन दिया है दुर्भीति, यानी इसको लोग बोलते हैं फोबिया। फोबिया क्या होता है? फोबिया जो होता है एक डर होता है। फोबिया क्या है? एक प्रकार का डर है। जैसे किसी को ऊंचाई से डर लगता है, किसी को पानी से डर लगता है, किसी को अभी छिपकली मान लीजिए ऊपर फ्लोर पे अगर छिपकली आ जाती है तो कोई वहां खड़ा नहीं हो सकता उस रूम में। इस प्रकार का छिपकली का फोबिया है कि नहीं मैं नहीं मुझे नहीं जाना क्योंकि छिपकली मेरे ऊपर गिर जाएगी। ठीक है, कॉकरोच। तो ये सब क्या है? ये एक फोबिया मतलब एक ऐसा डर जिसमें आपको किसी चीज से डर लगता हो। ठीक है, वो क्या कहलाता है? फोबिया कहलाता है। ठीक है, ट्रामा। ट्रामा क्या होता है? ट्रामा तो इसको लोग बोलते हैं आघात। देखिए ये एक प्रकार का मनोवैज्ञानिक विकार होता है। ट्रामा क्या होता है? मनोवैज्ञानिक विकार। एक प्रकार का मनोवैज्ञानिक क्या होता है? विकार होता है, जो कि जैसे किसी के साथ कोई घटना घटे, जैसे एक बच्चा है, ठीक है, वो बहुत जैसे उसकी माँ का एक्सीडेंट हो गया, उसने अपनी माँ को खो दिया, तो क्या होगा? उसके दिमाग में वो चीज वो बात जीवन भर रहेगी, वो उससे बाहर नहीं निकल पाता है। तो उसने क्या बना लिया, अपने दिमाग में उस बात को बैठा लिया है, अब वो उससे बाहर नहीं निकल पाता। ये एक आघात तो किसी दुर्घटना के कारण, पर्टिकुलर जब कोई दुर्घटना घट जाती है और बात दिमाग में वो बात हमेशा के लिए बैठ जाती है तो वो ट्रामा की कंडीशन कहलाती है। ठीक है, इसको हम लोग क्या ये मतलब आप ये भी मान सकते हैं कि ये एक तरीके का मनोवैज्ञानिक विकार है। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? पैरानोइया। पैरानोइया क्या होता है? पैरानोइया जो होता है, पैरानोइया एक तरीके की मानसिक समस्या है। पैरानोइया क्या है? मानसिक समस्या है। पैरानोइया जो होती है एक तरीके की मानसिक समस्या होती है जिसमें किसी व्यक्ति को एक डर सा लगा रहता है कि सामने वाला पर्सन उसे नुकसान पहुंचाना चाहता है। हमेशा एक भय लगा रहता है, जैसे कि वो ऑटो में बैठेगा तो बोलेगा नहीं मैं इसमें नहीं बैठूंगा, सामने वाला पर्सन मुझे नुकसान पहुंचा देगा, मैं इसमें मुझे सामने वाला पर्सन कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मतलब सब कुछ ठीक होते हुए भी उसे एक भय, एक डर, एक ऐसा डर बनाता है कि उसे हर कोई नुकसान पहुंचा सकता है। अब आप बोलेंगे मैम तो फोबिया और पैरानोइया में डिफरेंस क्या हुआ? देखिए बहुत बड़ा डिफरेंस है। फोबिया में भी डर है और पैरानोइया में भी डर है, लेकिन जो फोबिया होता है पर्टिकुलर किसी एक चीज से होता है ना, कि जैसे पानी से डर लग रहा है या ऊंचाई से डर लग रहा है। लेकिन पैरानोइया में क्या होता है, इसमें ये लगता है कि कोई पर्सन आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है। जैसे कोई भी व्यक्ति, कोई भी पर्सन हर वक्त ये डर लगा रहता है कि ये पर्सन मुझे नुकसान पहुंचाएगा। ठीक है, वो पैरानोइया की कंडीशन होती है। समझ में आ गया? तो आपका क्वेश्चन दिया था कि डैश एक अवांछित भावना है कि अन्य लोग आपको हानि पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये क्या हुआ? इसका आंसर हो गया पैरानोइया यानी सम्मिश्र। ठीक है ना? देखिए इंग्लिश वाले टर्म की याद रखिए आप लोग। देखिए हिंदी में सम्मिश्र भूल जाएंगे, ठीक है, टफ पड़ जाए। देखिए इंग्लिश वाले टर्म अगर याद रखेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, पैरानोइया। नेक्स्ट क्या दिया है? उन्माद। उन्माद को हम इंग्लिश में बोलते हैं मेनिया। मोनिया क्या होता है? देखिए ये जो होता है ये भी एक तरीके की मानसिक समस्या है। ये सब मेंटल डिसऑर्डर है। ये आपका फोबिया, आपका ट्रॉमा, पैरानोइया और मोनिया, ये सब एक मेंटल डिसऑर्डर है, मानसिक विकार है। इसमें क्या होता है, इसमें जो पर्सनालिटी होती है वो जो भी पर्सनालिटी है वो बाइलिंगुअल फेस करने लगती है। बाइलिंगुअल कैसे फेस करेगी? वहां पे क्या होगा, पर्सनालिटी जो होगी, जैसे कि अब उसको मतलब जैसे एक मूवी आप आई थी, आपने देखा होगा, उसमें जो विद्या बालन रहती हैं उसमें दो किरदार निभाती हैं। कभी वो एक नॉर्मल लड़की का किरदार निभाती हैं और कभी वो क्या करती हैं, कभी वो जैसे कि एक महारानी बन जाती हैं। तो वहां पर क्या करती हैं, वो दो फेस यानी बाइलिंगुअल दो फेस वो करती हैं। अपरिचित भी आई थी, अपरिचित में भी आपने देखा होगा,
तो वो क्या है, एक तरीके से वो मानसिक विकार की स्थिति देखी जाती है, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, मोनिया के नाम से जानते हैं। यानी मैं लिख सकती हूँ कि एक प्रकार की मानसिक समस्या है, मानसिक समस्या है, मानसिक समस्या है, इसमें व्यक्ति क्या करता है, बाइलिंगुअल यानी दो पर्सनालिटी अदा करता है। डबल व्यक्तित्व की बात करेंगे यहाँ तो डबल व्यक्तित्व शो करता है। ठीक है, तो अगर फोबिया आ जाए, अगर यहाँ पे पूछ ले कि अगर आपसे ट्रॉमा पूछे तो भी आप बता सकते हैं, फोबिया पूछे तो भी आप बता सकते हैं, मोनिया पूछे तो भी आप बता सकते हैं। ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। क्वेश्चन पूछा है कि इनमें से कौन सा मानवीकृत सेल्यूलोजिक तंतु है। तंतु का मतलब क्या होता है, तंतु यानी कि एक रेशा, ठीक है। मानवीकृत सेल्यूलोजिक, देखिए सेल्यूलोजिक रेशा, इसको आप ले सकते हैं जैसे वनस्पतिज रेशा। देखिए जो रेशा होता है वो मुख्यतः 3 प्रकार का होता है, एक वनस्पतिज रेशा, दूसरा मानवकृत रेशा, तीसरा रासायनिक रेशा। आपका जो वनस्पतिक रेशा होता है यानी कि जो मानव के द्वारा पाया जाता है वो क्या हो गया, आपका वनस्पतिक रेशा हो गया। फिर आपसे पूछता है कि मानवकृत रेशा के बाद मानवीकृत रेशा, यानी ऐसा रेशा जो मानव के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है, वो क्या कहलाता है, मानवीकृत रेशा कहलाता है। रासायनिक रेशा, जिसमें कुछ केमिकल्स, कुछ रासायनिक तत्वों का प्रयोग करके जो आप बनाते हैं वो एक रासायनिक रेशा कहलाता है। तो जब मानवीकृत रेशे की बात आएगी तो अक्सर क्वेश्चन ये आपको टीजीटी पीएचडी में भी इस तरीके के क्वेश्चन पूछ चुका है और आगे भी पूछ सकता है कि सर्वप्रथम मानवीकृत रेशा कौन सा होता है। तो सबसे पहले जब मानवीकृत रेशे की बात आएगी सर्वप्रथम मानवीकृत रेशा कौन सा होता है, रेयॉन, ठीक है। रेयॉन, जिस रेयॉन को किसने, फादर ऑफ रेयॉन। अभी देखिए एक तो ये जानिए कि मानवीकृत रेशा कौन सा, प्रथम मानवीकृत रेशा कौन सा होता है, रेयॉन। फादर ऑफ रेयॉन किसको कहते हैं, फादर ऑफ रेयॉन कहते हैं काउंट हिलेरी डी चार्डोनेट। फादर ऑफ रेयॉन, फादर ऑफ रेयॉन कौन है, फादर ऑफ रेयॉन है काउंट हिलेरी डी चार्डोनेट, ठीक है। ये आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फादर ऑफ रेयॉन अक्सर पूछ लेते हैं एग्जाम में। फादर ऑफ रेयॉन कौन है, काउंट हिलेरी डी चार्डोनेट, ठीक है। अब आपसे पूछा है नायलॉन, देखिए नायलॉन क्या है, नायलॉन जो होता है एक रासायनिक रेशा है, इसको हम जादुई रेशे के भी नाम से जानते हैं। ये एक रासायनिक रेशा है, इसे हम किस नाम से जानते हैं, जादुई रेशा। आपसे पूछ सकता है कि जादुई रेशा कौन कहलाता है, जादुई रेशा कौन है, तो जादुई रेशा कौन सा है, नायलॉन। पॉलिएस्टर क्या है, पॉलिएस्टर जो होता है आपका ये भी क्या है, एक रासायनिक रेशा है। ठीक, एक्रेलिक क्या है, एक्रेलिक जो होता है ये प्रोटीन जनित रेशा है। प्रोटीन जनित रेशा कोई और भी होता है, आप लोग को पता है तो आपको बताइए, ऐसा कौन सा फाइबर होता है जिसमें प्रोटीन का रेशा पाया जाता है, ऊन में और रेशम में। ये दोनों ही आपके जो है वनस्पति, दोनों ही आपके प्राणिज रेशे हैं जो कि प्राणी से प्राप्त होते हैं, ऊन भी और रेशम भी। ये दोनों में प्रोटीन पाया जाता है, तो उनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं, जो ऊन की और रेशम की प्रॉपर्टी होती है रेशम की, वो एक्रिलिक में भी पाई जाती है, इसीलिए इसको प्रोटीन जनित रेशा कहा जाता है, ठीक है। एसीटेट, एसीटेट क्या है, एसीटेट जो है वो रेयॉन का ही एक प्रकार होता है,
देखिए रेयॉन को 3 भागों में बांटा है, एक तो एसिटेट हो गया इसका, दूसरा होता है कुप्रामोनियम रेशा, कुप्रामोनियम, विस्कस, ठीक है। तो अगर एग्जाम में अगर मान लीजिए इस बार एसिटेट करके पूछ लिया, आपसे एसिटेट हटा के कुप्रामोनियम पूछ ले, विस्कस पूछ ले, तो आपको यही समझना है कि वो रेयॉन है, रेयॉन का एक प्रकार है। ऐसे नहीं पूछा, देखिए थोड़ा पेपर का स्टैंडर्ड तो ऐसे ही पूछेगा ना। अगर डायरेक्ट अगर रेयॉन लिख देता तो आप फटाक से आप भी टिक करते थे कि मानव रेशा मतलब रेयॉन, तो वो ऑप्शन में भी ऐसे ऐसे करके आपको दे सकता है, एसिटेट दे सकता है, कुप्रामोनियम दे सकता है, विस्कस दे सकता है, ठीक है। तो क्लियर, तो आंसर क्या होगा आपका, एसिटेट रेयॉन, ठीक ना। आगे बढ़े, शरीर को ऊर्जा ना देने वाला भोजन तत्व है। ऊर्जा देने वाला नहीं पूछा, क्या पूछा है, ऊर्जा ना देने वाला, यानी ऐसा कौन सा पोषक तत्व है जो कि शरीर को ऊर्जा नहीं देता है। देखिए कार्बोहाइड्रेट आप समझते हैं, कार्बोहाइड्रेट सीधे सीधे आपको ऊर्जा देने का काम करता है। कार्बोहाइड्रेट एक ऐसा पोषक तत्व है जो आपको कितनी ऊर्जा देता है, 4.2। प्रोटीन की रिक्वायरमेंट, प्रोटीन आपकी बॉडी का निर्माण का कार्य करता है, लेकिन जब कार्बोहाइड्रेट अपना कार्य ठीक से नहीं करता तो एनर्जी देने का काम कौन करने लगता है, तो एनर्जी देने का काम प्रोटीन करता है। इसलिए देखिए मुख्य कार्य प्रोटीन का तो बॉडी का निर्माण करना है, लेकिन प्रोटीन ऊर्जा देने का भी कार्य करता है, कब, जबकि कार्बोहाइड्रेट अपना काम ठीक से नहीं करता, ठीक है, तब प्रोटीन एनर्जी देने का काम करता है। प्रोटीन की रिक्वायरमेंट मैंने आपको बताया था प्रति केजी भार, यानी पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से, पर केजी बॉडी वेट, पर केजी बॉडी वेट की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। फैट जो होता है ये आपको 9.2 किलो कैलोरी, ये आपको ऊर्जा प्रोवाइड करता है, ठीक है। ऊर्जा फैट आपको देखिए कि सबसे ज्यादा ऊर्जा आपको कार्बोहाइड्रेट देता है, लेकिन फैट अगर आपने 1 ग्राम फैट लिया है तो आपको 9.2 किलो कैलोरी ऊर्जा देगा, ठीक है ना। और खनिज लवण आपको ऊर्जा देने का काम नहीं करता। खनिज लवण यानी कि जो मिनरल्स है, मैंने आपको बताया था बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए क्वेश्चन में कैसे खनिज लवण को हम लोग बोलते हैं मिनरल्स। मिनरल्स जो होते हैं आपकी बॉडी में उत्प्रेरक का काम करते हैं। मिनरल्स क्या काम करते हैं, उत्प्रेरक का काम करते हैं, यानी कि बॉडी में आपके कैटलिस्ट का काम करते हैं, कैटलिस्ट का काम करेंगे, उत्प्रेरक का काम करते हैं। यही आपसे देखिए यहाँ क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है कि कौन सा पोषक तत्व है जो आपको उत्प्रेरक का कार्य करता है, तो तब देखिए तो आप खनिज लवण टिक कर देंगे। अभी आपसे पूछा है शरीर को ऊर्जा ना देने वाला भोजन तत्व कौन सा है, तो खनिज लवण। खनिज लवण आपको ऊर्जा देने का काम नहीं करता, ये क्या करता है, आपकी बॉडी को रेगुलेट करने में, आपके रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करने में, ठीक है, इसमें ये मदद करता है, यानी कंट्रोल, आपकी शारीरिक क्रियाओं को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। ये एक तरफ से इसीलिए बोलते हैं कि ये उत्प्रेरक का काम करता है, ठीक है। यहाँ पे आपके देखिए 2-3 प्रश्न बन रहे हैं, क्लियर है आपको। आगे बढ़े, ये आप नोट कर लीजिए, ये आपके पूछा गया है और आगे भी पूछने की संभावना है, इसीलिए मैं कहती हूँ जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊं तो कॉपी पेन लेके बैठिए, और जो आपको लगता है पॉइंट, ऐसे सारी चीजें बहुत काम की हैं, उसको आप तुरंत नोट डाउन कर सकते हैं अपनी कॉपी से, ठीक है। तो खनिज लवण यानी कि मिनरल क्या काम करता है, मिनरल का कार्य है उत्प्रेरक का काम करता है, जिसकी रिक्वायरमेंट आपकी बॉडी में कितनी होती है, बस 4%, 4% की रिक्वायरमेंट मिनरल हमारी बॉडी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करिए। क्वेश्चन पूछा है स्कर्वी। स्कर्वी क्या है, स्कर्वी जो होता है, स्कर्वी का मतलब होता है आपके मसूड़ों में क्या होता है, मसूड़ों का जो रंग होता है वो लाल हो जाता है, उसमें से रक्त आने लगता है, और ये स्पेशली किसके कारण होता है, विटामिन सी के कारण होता है। तो इसको सीधे आप विटामिन सी से मैच करा दें, ये देखिए ये हो गया आपका विटामिन सी से, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया है, केराटोमलेशिया। जब भी बात केराटोमलेशिया की आती है, ये हमारी केराटोमलेशिया कौन सी डिजीज होती है, केराटोमलेशिया जो होती है वो हमारी आईज डिजीज होती है, यानी आंखों संबंधी विकार होता है, ठीक है। ये कौन सा विकार होता है, ये हमारा आंखों संबंधी विकार है,
आंखों से संबंधित जो विकार है उसको हम लोग केरेटोमलेशिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आप जब आइस की बात करेंगे तो आपको पता है विटामिन ए, तो इसका मिलान किससे आप करेंगे, ये हो गया आपका विटामिन ए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एल्बुलर स्टोमेटाइटिस। देखिए स्टोमेटाइटिस में क्या होता है, जो एल्बुलर स्टोमेटाइटिस जो होता है, इस कंडीशन में जैसे कुछ लोग धूप में जाते हैं तो उनकी जो गाल होते हैं बहुत ज्यादा रेड हो जाते हैं, और रेड हो जाते हैं या तो जैसे स्किन जो होती है उस पे जैसे रैशेस पड़ जाना, जरूरत से ज्यादा रेड और रैशेस हो जाना, ये क्या होता है, ये स्टोमेटाइटिस का ही सिम्टम होता है, ये स्टोमेटाइटिस के कारण ही होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, क्या समझेंगे आप इसे, कि जरूरत से ज्यादा गालों का लाल होना धूप के कारण या किसी भी रीजन के कारण होता है वो, तो ये आपका स्टोमेटाइटिस कहलाता है, जो स्पेशली इसके लिए कौन सा पोषक तत्व रिस्पांसिबल है, तो इसके लिए विटामिन्स में जो आता है इसमें राइबोफ्लेविन, कौन रिस्पांसिबल है, राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन को विटामिन B2 के नाम से जाना जाता है, और किस नाम से जाना जाता है राइबोफ्लेविन को, राइबोफ्लेविन को विटामिन G के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, किसी भी तरीके से पेपर में पूछ लेगा, आपको कंफ्यूज होता है, G पूछेगा तो भी, राइबोफ्लेविन पूछे तो भी, B2 पूछे तो भी, B2 का रासायनिक नाम ही राइबोफ्लेविन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, परनीशियस एनीमिया। देखिए परनीशियस एनीमिया क्या होता है, ये आपकी एनीमिया यानी रक्त अल्पता, जब आपकी बॉडी में रक्त की कमी हो जाती है तो वो एनीमिया कहलाता है। तो एनीमिया के बहुत सारे प्रकार है, उन्हीं प्रकारों में से एक है परनीशियस एनीमिया, जो स्पेशली ये रिस्पॉन्सिबल होता है परनीशियस एनीमिया विटामिन B12 के लिए। ठीक है, परनीशियस एनीमिया किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हुआ, विटामिन B12। ठीक, तो यहाँ सब विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है, साइनोकोबालामिन, साइनोकोबालामिन। ठीक है, याद रखिएगा, B12 ना लिख करके साइनोकोबालामिन नाम से भी दे सकता है। तो स्कर्वी विटामिन C, केरेटोमलेशिया आइस संबंधित डिजीज हो गई विटामिन A, एल्बुलर स्टोमेटाइटिस की बात जब आएगी तो राइबोफ्लेविन यानी कि विटामिन B2, परनीशियस एनीमिया विटामिन B12, साइनोकोबालामिन। ठीक है, क्लियर है आपको स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़े, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछा है कि अच्छे संचार के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता नहीं है। हमेशा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, है पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा है, वहां पर पूरा का पूरा आपका प्रश्न का प्रारूप ही चेंज हो जाता है, इसलिए प्रश्न को बहुत अच्छे से पढ़िए आप। ठीक है, क्या पूछ रहा है, संचार के बारे में पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, इसकी आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले संचार क्या होता है, संचार यानी कि कम्युनिकेशन। संचार क्या होता है, संचार एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दो व्यक्ति अपने विचारों और अपने भावनाओं का क्या करता है, आदान प्रदान करता है। ठीक है, देखिए कम्युनिकेशन जो होता है वो कभी भी एक तरफा नहीं हो सकता, जैसे मैं ही बोलती रहूं और आपका कोई रिस्पॉन्स ना आए, आप कुछ समझे ही नहीं इस बात को, तो क्या होगा, वो कम्युनिकेशन होगा, अच्छा नहीं, वो कभी भी अच्छा कम्युनिकेशन नहीं माना जाएगा। तो संचार जो होता है वो दोहरी प्रक्रिया होती है, कभी एक तरफा संचार नहीं माना जाता है। देखिए ऑप्शन दिया है स्पष्टता, ऑप्शन ए क्या दिया है, स्पष्टता। देखिए संचार जो भी एक दूसरे से जो भी बात होती है वो हमेशा क्लियर होनी चाहिए। अगर जो भी हम बोल रहे हैं वो आपको क्लियरली नहीं समझ में आ रहा है तो आपको मेरी बात कभी अच्छे समझ में आएगी ही नहीं। ठीक है ना, तो जो भी आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं वो हमेशा स्पष्ट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, समझ में आना चाहिए। ठीक है ना, क्लियर होना चाहिए यानी समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, सावधानी पूर्वक बात करना। बिल्कुल, आप कुछ भी बात कर रहे हैं उसमें सावधानी होनी चाहिए। सावधानी से क्या समझेंगे आप, मान के चलिए जैसे कि मान लीजिए कि जो भी आपको, जैसे जो हमें कहना है
हम वही बात करें। हमें पढ़ाना होम साइंस है और हम आपको पढ़ाने बोलने लगे, बीच में इंग्लिश हिंदी की बात करने लगे हैं, तो क्या होगा, वो आपका जो कम्युनिकेशन हमारा आपका, आप बोलेंगे मैम तो पता नहीं क्या पढ़ा रही है, समझ में नहीं आ रहा है। तो वहाँ पे क्या होगा, ये हमें सावधानी रखनी पड़ेगी ना कि हम अगर होम साइंस से रिलेटेड चीज पढ़ा रहे हैं तो उसी संबंधित आपको ज्ञान दें, उसी संबंधित आपको बताएं, ठीक है। तो तभी हमारा आपका जो कम्युनिकेशन होगा वो अच्छा होगा, स्पष्ट होगा, और इसी तरीके से आप सावधानी बरत सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सहजता। सहजता का मतलब क्या है, देखिए सहजता का मतलब जो भी आप चीज बोल रहे हैं वो सहज होना चाहिए। मतलब कि आपको कोई भी चीज अगर मैं समझा रही हूँ, कोई बात कह रही हूँ, तो उसको मतलब वो आपको सीधे शब्दों में समझ में आ जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसमें, जैसे कि मैं अगर एक बात कह दूँ कि भाई संचार का मतलब क्या होता है, संचार का मतलब ये होता है कि जब दोनों एक दूसरे की बात को समझते हैं, अपनी फीलिंग व्यक्त करते हैं, एक दूसरे की बातों को समझते हैं, वो कम्युनिकेशन कहलाता है, जो दोनों तरफ से होना चाहिए, सिर्फ एक तरफ से नहीं होना चाहिए। तो क्या हो गई, ये मैंने सहजता से बात कह दिया ना, आपको समझ में आ गया। अभी मैं इसको बोलूँ थोड़ा सा इधर उधर करके बोलूँ तो क्या होगा, आपको संचार समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट पे आते हैं एक तरफा संचार। अब ये तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता। अभी मैंने आपको बताया कि कम्युनिकेशन हमेशा दोहरी प्रक्रिया है, एक व्यक्ति बोलता रहे, सामने वाले का रिस्पॉन्स ना आए, ऐसा संचार नहीं होता है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या होगा, पूछा है नहीं है ना, तो एक तरफा नहीं, ठीक है। क्लियर है स्टूडेंट्स, आपको कोई प्रॉब्लम हो बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित दृश्य एवं श्रव्य सामग्रियों में से कौन देश के विभिन्न स्थानों पर प्रयोग किया जाता है। देखिए ये क्या है, ये प्रसार शिक्षा के साधन है, सबसे पहले बात तो आप ये जानिए। और कितने साधन होते हैं, एक होता है दृश्य साधन, एक होता है श्रव्य साधन, और एक होता है दृश्य श्रव्य साधन। दृश्य साधन क्या होता है, जो दिखाई दे, श्रव्य जो सुनाई दे, और दृश्य श्रव्य यानी ऑडियो विजुअल है, जो आपको दिखाई भी दे और सुनाई भी दे, ठीक है। और एक बार जान लीजिए, जो चीज दिखाई भी देती है और सुनाई भी देती है वो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आती है और वो आपके दिमाग में ज्यादा रहती है, लंबे टाइम तक के लिए रहेगी वो चीज, क्योंकि आपने उसको देखा भी है और सुना भी है। ऑप्शन बोला है कठपुतली। देखिए कठपुतली क्या है, कठपुतली जो होता है स्पेशली जागरूकता फैलाने के लिए किया जाता है। कठपुतली देखिए ये क्या होता है, स्पेशली जागरूकता फैलाने के लिए किया जाता है, यानी अवेयरनेस के लिए किया जाता है, जागरूकता के लिए किया जाता है, जागरूकता के लिए किया जाता है। और मैंने आपको क्या बताया, दृश्य श्रव्य यानी देखना भी हो और सुनना भी हो, देखना और सुनना दोनों ही प्रोसेस जब होता है तो वो क्या कहलाता है, दृश्य श्रव्य, दृश्य श्रव्य, ठीक है, दृश्य श्रव्य कहलाता है। कठपुतली में जब कठपुतली होती है, देखिए कठपुतली के भी बहुत सारे प्रकार होते हैं, रॉड वाली कठपुतली होती है, छाया कठपुतली होती है। तो जो कठपुतली होती है इसमें क्या होता है कि जब जैसे मान लीजिए कोई नाटक, कोई हमको मैसेज देना है तो हम नाटक के थ्रू कठपुतली का नृत्य प्रस्तुत करेंगे, ठीक है, लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए कठपुतली द्वारा कोई नाटक प्रस्तुत करेंगे। तो उसमें क्या होगा, लोग उस चीज को समझेंगे और लोगों में जागरूकता आएगी, ठीक है। तो वो आपको दिखाई भी देगी और सुनाई भी देता है कठपुतली। तो ये क्या हुआ, दृश्य और श्रव्य दोनों ही साधन हुआ, ठीक है, कठपुतली दृश्य श्रव्य साधन हुआ। ग्राफ, ग्राफ जो होता है बार ग्राफ होता है और भी तरह तरह के ग्राफ होते हैं। ग्राफ आपको जो है वो केवल दिखाई देगा, सुनाई नहीं देगा। तो आप ये मान सकते हैं ग्राफ जो होता है एक तरीके का दृश्य साधन है, ग्राफ केवल दृश्य साधन है, ठीक है। पैम्पलेट क्या होता है, देखिए जो पैम्पलेट होता है, पैम्पलेट में जैसे कि मान लीजिए कोचिंग वगैरह के एडवर्टाइजमेंट के लिए क्या होता है, वहां पर एक छोटी छोटी सी चिट बना करके दे दी जाती है और उसमें कोचिंग का नाम लिखा रहता है, तमाम चीजें लिखी रहती हैं, जिससे आपको उस कोचिंग के बारे में व्यवस्थित जानकारी प्राप्त हो जाती है। जो एक बहुत बड़ी साइज में नहीं होता, एक पेपर के जैसा होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैम्पलेट बोलते हैं। ये जो पैम्पलेट होता है ये स्पेशली आपके एडवर्टाइजमेंट के लिए होता है। किसके लिए होता है, एडवर्टाइजमेंट के लिए होता है। एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज किया जाता है
वो पैम्फलेट होता है। ये भी एक तरीके का आपका क्या हो गया, श्रव्य साधन हुआ। ठीक है, केवल ये दिखाई नहीं देगा आपको। नेक्स्ट क्या है, पाठ्यपुस्तक। पाठ्यपुस्तक का क्या मतलब होता है, पाठ्यपुस्तक मतलब जो आपकी बुक्स हैं, जो आप प्रॉपर स्टडी कर रहे होते हैं अपनी बुक से, वो जो बुक्स होती हैं उसमें भी आप सीधे सीधे क्या करेंगे, वो भी आपको केवल दिखाई देंगी। आप उसको वो दिखाई दे और सुनाई दे, दोनों प्रोसेस साथ में नहीं हो सकता। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, आपसे क्वेश्चन पूछा कि निम्नलिखित दृश्य एवं श्रव्य सामग्रियों में से कौन से साधन ऐसे हैं जिनको आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। तो दृश्य और श्रव्य कौन सा हुआ, कठपुतली हुई। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया कठपुतली। आप सभी को क्वेश्चन को अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए खत्म करते हैं आज की क्लास। थैंक यू क्लास। स्टूडेंट, एक इन्फॉर्मेशन भी मुझे आप लोगों को देनी थी कि हमारे यहाँ ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही एडमिशन प्रोसेस शुरू हो गया है। तो आप लोग जल्दी जल्दी आइए, देर बिल्कुल मत करिए और अपनी एडमिशन कराइए और जल्दी से पढ़िए और अपनी एक सीट बुक करिए। थैंक यू क्लास।